जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आज देखेंगे वर्क। देखिएगा वर्क क्या होता है, मतलब कोई बॉडी है, लाइक दिस ये बॉडी है, इस बॉडी को यहाँ उठाकर एक दूसरे स्थान पर ले जाया जाए तो इसी प्रोसेस को, मतलब बल लगाने के बाद वस्तु विस्थापित हो जाती है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। हम देखते हैं कि जनरली एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर यानी स्मॉल एम मास का कोई ब्लॉक है और स्मॉल एम मास के ब्लॉक पर कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है। फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ये 36 से थीटा एंगल पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो इस समय ये थीटा एंगल होगा, तो थीटा एंगल जब फोर्स थीटा एंगल से अप्लाइड होगा तो इसके टू कंपोनेंट्स होंगे, एक तो कॉस थीटा, दूसरा साइन थीटा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि यह जो एफ कॉस थीटा होगा, मतलब जनरली ऐसा नहीं सोचा, ऐसा माना नहीं जाता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होगा। ये देखा जाता है कि यह जो थीटा एंगल बना है, इस फिजिकल क्वांटिटी का जो एंगल बनेगा किस लाइन के साथ बना है। यदि हॉरिजॉन्टल के साथ बना है तो ये cos थीटा होगा, वर्टिकल के साथ बनेगा तो वह cos थीटा होगा। मींस हम कह सकते हैं कि ये जो थीटा एंगल होगा, जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है फिजिकल क्वांटिटी, वह हमेशा cos थीटा होगा और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वह हमेशा क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि यह मतलब cos थीटा और sin थीटा। अब बताइए कि पार्टिकल को मोशन कराने के लिए लाइक दिस ये बॉडी इस प्लेस से मतलब एज डिस्प्लेसमेंट ले लेता है, तो ये बॉडी जनरली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लेती है। जब ये बॉडी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लेगी तो ये सेम कंडीशन से होगी, एफ इस समय थीटा एंगल होगा और ये कॉस थीटा और ये होगा इसका परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। देखिएगा इस समय ये देखा जाता है कि ये बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, एज डिस्प्लेसमेंट फोर्स से अप्लाइड करने के बाद यदि ये बॉडी एज डिस्प्लेसमेंट ले लेती तो इसी प्रोसेस को हम जनरली वर्क कहते हैं। तो वर्क करने के लिए बॉडी को डिस्प्लेसमेंट दिलाने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा, कॉस थीटा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा। तो हम लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जनरल डेफिनेशन क्या होती है। जनरल डेफिनेशन का मतलब होता है व्यवहारिक जीवन में इसका क्या महत्व है, तभी तो हम जान पाएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का क्या एप्लीकेशंस होगा हमारे प्रैक्टिकली नॉलेज में। तो इस समय जनरल डेफिनेशन, उसके बाद फार्मूला बेस्ड डेफिनेशन। फार्मूला बेस्ड डेफिनेशन पढ़ना नेसेसरी होता है क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए हमें फार्मूला बेस्ड डेफिनेशन नेसेसरी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यह कौन सी क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी मींस स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन देखेंगे, यदि स्केलर क्वांटिटी है तो उसके डायरेक्शन की चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद यूनिट देखते हैं, यूनिट के बाद हम लोग देखेंगे डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला के बाद देखते हैं हम लोग डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है किस पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं। तो अब ये बॉडी पर यानी इस ब्लॉक पर फोर्स लगा और ये ब्लॉक ने कितने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, मतलब हम ले लेते हैं कि इसने एस डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो हम जानते हैं कि वर्क क्या होगा। तो वर्क होगा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो इस समय हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा s और फोर्स क्या होगा f। तो इस समय वर्क को हम लोग शो करते हैं जनरली w से, तो फोर्स होगा f इनटू डिस्प्लेसमेंट s। कंफर्म। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यह कौन सा कंपोनेंट होगा। क्या यफ लग रहा है, नहीं, मतलब बॉडी को मोशन कराने के लिए बॉडी है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट ले ली तो मोशन कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट, यफ कॉस थीटा। तो यहाँ यफ का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा इनटू एस। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, यफ यस कॉस थीटा। तो यफ यस कॉस थीटा होगा तो हम वर्क कह सकते हैं क्या होना चाहिए, वर्क एफ इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, यफ यस कॉस थीटा। जनरली हम इसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। आपने जान पढ़ा है टू वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लाइक दिस, आप लोगों को पता होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा। कंफर्म। दो सदिशों का अतिश गुणनफल हमेशा ए बी कॉस थीटा होता है। तो यही हमने लिखा है क्या,
एफ यस कॉस थीटा को वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, जनरली यहाँ वेक्टर लगाते हैं और ये मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत होगा। तो हम इसे यहाँ वेक्टर नहीं लगा सकते, वेक्टर लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यह जनरली क्रॉस को शो करता है और डॉट को शो करता है। ठीक है, एफ यानी एफ यस कॉस थीटा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। नेक्स्ट देखते हैं, हमें मतलब हमने देखा कि हम इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्क होता है वह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट है। तो इस समय एफ बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल होता है वह जनरली क्या होता है, वर्क होता है, कार्य होता है। अब हम लोग देखें कि यह हमें समझ में आया, जनरल डेफिनेशन देख ली हमने, फार्मूला बेस्ड डेफिनेशन देखा। फार्मूला में मतलब W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तीन बातें हमें क्लियर होती हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कंपोनेंट्स के रूप में एफ एस कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट के रूप में वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम देखेंगे कि यह मतलब कौन सी क्वांटिटी होती है। जनरली हमने देखा कि वर्क क्या है, वर्क W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, तो क्वांटिटी के बारे में हम लोग चर्चा करें तो जनरली आप लोगों को पता है कि क्वांटिटी केवल फार्मूले से ही डिफाइन की जाती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस है, तो यह क्या है, दो सदिश वेक्टर एफ भी वेक्टर एन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर एस भी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस समय कौन सी क्वांटिटी होगी, क्या वेक्टर क्वांटिटी होगी, नहीं। आप लोगों को प्रॉपर्टीज पता होगी, टू वेक्टर्स का मतलब दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा वह हमेशा हमेशा एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। हम लोग इजीली कह सकते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होगी, मींस W इज इक्वल वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो हम लोग कह सकते हैं कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी मींस अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी मींस अदिश राशि। कंफर्म है, अदिश राशि। अब हम लोग देखते हैं, जनरली ये देखा जाए कि स्केलर क्वांटिटी है तो क्या डायरेक्शन होगी, क्या, बिल्कुल नहीं। हम लोग कह सकते हैं कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, अदिश राशि। अब देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन होगी, तो इसकी नो डायरेक्शन। क्यों नहीं होगी डायरेक्शन, डायरेक्शन इसलिए होगी क्योंकि आपको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है जरूर, लेकिन इसकी वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, तो नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो जनरली आप लोगों को पता है कि यूनिट की चर्चा की जाए तो यूनिट क्या होना चाहिए। तो यूनिट होता है इसके यूनिट में हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट और दूसरा देखेंगे सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट देख लेते हैं और हम लोग सीजीएस यूनिट की चर्चा करते हैं। तो ये होगा सीजीएस यूनिट। अब हम देखते हैं, जनरली देखा जाए सीजीएस यूनिट की ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऐसा यूनिट में हम लोगों को पता है इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है जूल। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, जूल। तो एक जूल इक्वल टू क्या हो जाता है, तो जूल इक्वल हमें पता है कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग लिख सकते हैं क्या है, वर्क W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो एफ मतलब न्यूटन और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर। कंफर्म क्या होगा, न्यूटन मीटर। अब हम लोग देखते हैं कि 1 जूल। अब बताइएगा इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए। तो ऐसा यूनिट, जूल तो स्टैंडर्ड यूनिट है, ये मानक मात्रा कहलाता है, लेकिन हम देखें न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर को और सिंपलीफाई करें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। कंफर्म है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट होता है इसका, जनरली देखा जाता है तो इसका सीजीएस यूनिट होगा अर्ग। क्या होता है, अर्ग। सीजीएस यूनिट होगा अर्ग। तो हम लोग 1 अर्ग इक्वल टू लिख सकते हैं, न्यूटन का क्या हो जाएगा, मतलब बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन। और मीटर का क्या होगा, सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। अर्ग 1 अर्ग इक्वल टू, किलोग्राम को क्या लिखेंगे, ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेकेंड स्क्वायर। कंफर्म। अब हम देखते हैं कि एसआई और सीजीएस में रिलेशन क्या होगा। तो एसआई और सीजीएस में रिलेशन होता है, जनरली हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होनी चाहिए। तो रिलेशन देखते हैं एसआई और सीजीएस में जनरली पूछा जाता है रिलेशन एसआई एंड सीजीएस। तो 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻⁷R, 10⁻⁷R, ये आपको याद रखना है, 10⁻⁷R। तो ये था एक मतलब इसका यूनिट। हमने देखा कि वर्क क्या होता है, वेक्टर या डॉट वेक्टर है, क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट में हम लोग देखेंगे जूल। एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, और 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर। और 1 जूल स्टैंडर्ड क्यों लिया जाता है, क्योंकि हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना। तो डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हमें जनरल यूनिट भी पता होनी चाहिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। रिलेशन क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। सीजीएस क्या होगा, अर्ग और 1 अर्ग इक्वल डाई 1 अर्ग इक्वल डाई सेंटीमीटर, अर्ग इक्वल ग्राम मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जनरली डायमेंशन फार्मूला। तो हम लोग देखें कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है। डायमेंशन फार्मूला का मीनिंग क्या होती है। डायमेंशन फार्मूला जिसको हम लोग डी एफ के नाम से जानते हैं, डी एफ जो होता है वह जनरली ये देखा जाता है कि ऐसा फार्मूला जो मूलभूत राशियों फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक दिस, आप लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी है 7, इनमें जो मतलब रिलेशन शो करता है, मतलब मास कितने टाइम आया। जनरल डायमेंशन फार्मूला का बेसिक आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, m पर a की पावर, l पर b की पावर और t पर c की पावर होता है। कंफर्म है। तो इस समय हम देखते हैं m फॉर क्या होता है, मास, और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। l फॉर लेंथ, और लेंथ का क्या होगा, मीटर। और t फॉर टाइम, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो अब ऐसा फार्मूला जो जनरली मूलभूत राशियों के बीच संख्यात्मक मानों को व्यक्त करता है, ऐसे ही सूत्र को विमीय सूत्र कहा जाता है। विमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला जनरली हम देखेंगे कि मास कितने टाइम आया, मतलब a जो पावर है यानी m पर a की पावर, l पर b की पावर, t पर c की पावर है, यह व्यक्त करती है कि मास कितने टाइम आया उस फिजिकल क्वांटिटी में, लेंथ कितने टाइम आई है और टाइम कितने टाइम आया है। तो इस समय ये कंफर्म होता है कि ऐसा सूत्र जो मूलभूत राशियों को संख्यात्मक मानों में व्यक्त करता है, ऐसे ही सूत्र को विमीय सूत्र कहा जाता है। तो इस समय डायमेंशन फार्मूला का बेसिक कहाँ से आता है, हमने देखा है यूनिट, और यूनिट के जो जनरल फार्मूला होते हैं, तो हमने देखा कि वर्क का मतलब यूनिट क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये था जनरल फार्मूला। ऐसा ही तो इस समय हम देखेंगे कि डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। m पर किलोग्राम है तो m लिखेंगे, इस पर 1 की पावर है तो 1 की पावर शो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इजीली हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पावर नहीं है, इसका मतलब 1 की पावर है। मीटर तो यहाँ l लिखेंगे, l पर 2 की पावर, और यहाँ लिखेंगे t, और t पर -2 की पावर। अपान में है तो ऊपर जाएगी तो किसकी पावर आ जाएगी, प्लस, ऊपर जाएगी तो माइनस की पावर आ जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे t पर -2 की पावर। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ml² t-2। अब हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन फार्मूला के बाद हमने देखा पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने का जो तरीका होता है, जनरल डेफिनेशन, फार्मूला बेस्ड डेफिनेशन, क्वांटिटी, डायरेक्शन, डायरेक्शन के बाद यूनिट क्या होता है, यूनिट के बाद डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला के बाद देखेंगे हम लोग डिपेंडेंस। तो वह किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता, ये इम्पोर्टेंस है। बताओ वर्क किस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग सारी बातें बहुत मतलब 90% जो थॉट होते हैं वह फार्मूला से ही क्लियर करते हैं। वर्क इक्वल हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब किस पे डिपेंड करेगा, पहला हम देखेंगे, पहले डिपेंड करता है वो ऑन फोर्स। किस पे डिपेंड करता है, बल पे। अब बल पे निर्भर करता है तो बल पे किस फॉर्म में करेगा, तो बल पे जो फॉर्म में करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमें पता है कि फोर्स जो होगा मतलब F की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे वर्क की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब ज्यादा फोर्स लगेगा तो वर्क ज्यादा होगा,
और फोर्स की वैल्यू यदि डिक्रीज है तो वर्क क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं फोर्स की वैल्यू डिक्रीज तो वर्क डिक्रीज, और फोर्स की वैल्यू इंक्रीज तो वर्क इंक्रीज। उसके बाद हम लोग देखते हैं जस्ट आप किस पे डिपेंड करेगा, फार्मूले में क्या है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट है तो इस समय ऑन डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। हम डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, और आप लोगों को पता होगा डिस्प्लेसमेंट में किस फॉर्म में डिपेंड करेगा। आप लोगों को पता है कि जब जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी मतलब वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो वर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, और डिस्प्लेसमेंट कम तो हम कह सकते हैं कि वर्क क्या होगा, कम होगा। इजीली हम लोग इस थॉट को समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यदि कम है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज है तो वर्क भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हम लोग एक सेकंड फॉर्म देखते हैं। आप लोगों को पता है वर्क का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा कंपोनेंट्स फॉर्म। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑन थीटा पे। मतलब किस पे डिपेंड करता है, ऑन थीटा, थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो इस समय ये था और डिपेंडेंस वर्क किस पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्क के टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स में हम लोग देखेंगे कि वर्क कितने प्रकार के होते हैं। वैसे जनरली हमने देखा अभी जो चर्चा की है, मतलब हम लोग देखते हैं कि वर्क किस मतलब टाइप्स पहले तो देखेंगे कि कितने प्रकार के फोर्स के द्वारा होता है। तो जैसे हम लोग बात करें फोर्स जो होता है, फोर्स टू कंडीशंस में, मतलब पहला एक कंडीशन टू होती है इसकी, कंडीशन फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि वर्क डन एक कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क डन क्या होता है। मींस पहले कॉन्सेप्ट ये देखेंगे कि कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क डन। मींस कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क डन क्या होगा, तो हम कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क डन की चर्चा करें। लाइक दिस आप लोगों को पता है कोई बॉडी है और इस बॉडी स्मॉल एम मास की बॉडी है और इस पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, लाइक दिस हमने कहा कि इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। किस पर, इस ब्लॉक पर स्मॉल एम मास की बॉडी है और इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और यह बॉडी ने कितने मीटर डिस्प्लेसमेंट ले लिया, लाइक दिस इस बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वह कितने ले लिया, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट ले लिया। हम कह सकते हैं इसीलिए वर्क क्या होगा, तो वर्क डन क्या होगा। तो इस समय हम लोग वर्क डन की बात करें तो इन मास चेंज नहीं होता, मतलब मास ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम लोग कह सकते हैं फोर्स वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है यहाँ पर 5 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो इस समय क्या हो जाएगा 50। तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि ये कितने न्यूटन का फोर्स लगा, 50 न्यूटन का फोर्स लगा। अब हम लोग बात करें कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, मान लेते हैं 30 डिग्री है। तो इस समय हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, एफ की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 10 और थीटा की कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ओके, तो इस समय क्या हो जाएगा 50 इंटू √3/2। तो 2 से 52 25 टाइम कैंसिल हो गया। तो इस समय हम लिख सकते हैं 25√3। ओके, ये क्या हो जाएगा, जूल में हमारा आंसर है, ये भी जूल में आंसर है। थीटा की वैल्यू गिवन है तो इस प्रकार मोल्ड करेंगे, सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये था कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क डन। अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल फोर्स द्वारा वर्क डन क्या होता है। तो वेरिएबल फोर्स द्वारा वर्क डन की बात करें तो क्या होना चाहिए, हम लोग देखिए सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन हम लोग देखेंगे जनरली, सेकेंड कंडीशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो फोर्स होगा लाइक दिस कंडीशन सेकेंड, वेरिएबल फोर्स वेरिएबल फोर्स द्वारा वर्क डन। तो वेरिएबल फोर्स द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क डन। तो इस कंडीशन में हम लोग बात करें कि वेरिएबल फोर्स द्वारा वर्क डन क्या होता है, तो अब हम देखते हैं कि जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वह चेंजेस फॉर्म में हो रहा है। लाइक दिस हम लोग देखिए कि 3x² + 2x +
2, मतलब इस फॉर्म में अब फोर्स अप्लाइड हो रहा है। लाइक दिस हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ वेरिएबल, बताइएगा जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी फोर्स की वैल्यू इजीली चेंज होगी। तो इस समय वर्क डन जो होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2, ये होता है F इंटू डी एस। कन्फर्म, मतलब यहाँ फोर्स का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इस समय इंटीग्रेशन करके बता दें, चलिए कर लेते हैं। तो इस समय आप क्वेश्चन ने कहा कि x की वैल्यू, मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में ये हो जाए, कहा जाए कि अब कोई बॉडी है लाइक दिस, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक स्मॉल एम मास का है और इस पर फोर्स कितना लग रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और ये ब्लॉक कहाँ चला गया, एक डिस्प्लेसमेंट ले लिया। जब इसने एक डिस्प्लेसमेंट ले लिया तो dx डिस्प्लेसमेंट ले लिया। तो इस समय ये कहा जाए कि x इक्वल 0 है, इनिशियल पोजीशन 0 होगी और इसकी फाइनल पोजीशन की बात करें, इनिशियल पोजीशन क्या है 0 और फाइनल पोजीशन कितना है 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट ले लिया। तो वर्क डन क्या होगा, तो इजीली हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। W इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2, कंफर्म, x3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, कंफर्म। अब ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज पावर को नीचे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा 2, 1 है तो यहाँ पर x हो जाएगा। इंटीग्रेशन में अपर लिमिट क्या, मतलब लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2, तो बताओ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हम लोग वर्क क्या लिखेंगे, हम वर्क लिखेंगे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x। तो अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। तो अब लिमिट जो लगाते हैं इस समय हमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि लिमिट लगाए हैं तो ये किसकी वैल्यू है x की, ये किसकी है x2 की। तो बताइए हम लोग वैल्यू रख दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा x क्यूब मतलब 8, एक हो जाएगा 4 और एक क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 माइनस 0। तो बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 मतलब 16, कन्फर्म। तो 16 जूल क्या होगा हमारा आंसर होगा। समझ में आया कि हमें पता है कि कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क डन क्या होगा और वेरिएबल फोर्स द्वारा वर्क डन क्या होगा। कांस्टेंट मतलब लाइक दिस 5 न्यूटन 2 न्यूटन 6 न्यूटन, तो इस समय वर्क डन जो होगा वह क्या होगा। और वेरिएबल फोर्स मतलब F इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इस समय हम लोग इसीलिए कह सकते हैं कि वर्क डन क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए, हम देखेंगे, हमने इंट्रोडक्शन देखा वर्क के इंट्रोडक्शन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये देखते हैं, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि 2016 में जो क्वेश्चन आया है वह इंट्रोडक्शन से कैसा है, नीट 2016। अब 2016 में जो क्वेश्चन आया उसको कैसे हल करें देखिएगा। क्वेश्चन दिया किसी कण पर 4ik प्लस 3jk न्यूटन बल लगाने पर वह बिंदु 2ik प्लस 5jk से बिंदु 4jk प्लस 3k तक विस्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया में बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इस कंडीशन में ऑप्शन दिए 2 जूल 5 जूल 8 जूल 11 जूल और 5 जूल। तो इस समय अब हमें जब भी क्वेश्चन हल करने होते हैं तो इंपॉर्टेंट है Q1 क्या है वो पता होना चाहिए। Q1 क्या है, F गिवन है और F की वैल्यू कितनी है 4ik प्लस 3jk, ये फोर्स की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसकी वैल्यू, पोजीशन r1 की वैल्यू देख ले। पार्टिकल ने यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया तो -2ik प्लस 5jk ये होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं मीटर में, और सेकंड बिंदु क्या हो जाएगा r2, तो इस समय ये क्या हो जाएगा 4jk प्लस 3kk, कंफर्म मीटर। अब हमें पता है कि वर्क क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वर्क क्या होता है क्वेश्चन मार्क, तो हमें पता है वर्क क्या होना चाहिए, वर्क होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर S, कंफर्म। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दिया है इसलिए
मतलब जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे या फार्मूला लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट का लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जनरली ये देखा जाए, अब हमारे पास फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हमें पॉइंट दिया हुआ है पोजीशन फर्स्ट से पोजीशन सेकंड, तो यस इक्वल क्या लिख सकते हैं, r2 माइनस r1, कंफर्म। तो वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 होगा वेक्टर s इक्वल, तो इस समय यहाँ पर वेक्टर f की वैल्यू गिवन है, वेक्टर r की वैल्यू, वेक्टर r2 की वैल्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर s इक्वल क्या हो जाएगा, हमें पता होना चाहिए r2 की वैल्यू क्या है, देखिए 4jk प्लस 3kk और माइनस क्या हो जाएगा 2ik प्लस 5jk, 2 क्या है माइनस में, तो अब बताओ इसको हल कर लीजिए, 4jk प्लस 3kk माइनस माइनस प्लस 2ik माइनस प्लस माइनस 5jk, तो अब लिख सकते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, 2ik सामने आ जाएगा प्लस jk की बात करें तो इस समय हम लोग बात करें क्या कर सकते हैं बात, देखिए 2ik कंफर्म, अब 2ik के पास jk की वैल्यू तो 4jk माइनस माइनस jk प्लस 3kk, ये हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू आई, वेक्टर s की वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्क डन क्या होगा, वेक्टर f वेक्टर w इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर s, तो f की वैल्यू रख दीजिए, f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या, 4ik प्लस 3jk, और k की वैल्यू s की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, 2ik माइनस jk प्लस 3kk, तो अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट में हमें पता होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, तो i का i के डॉट के साथ होता है, j का j के साथ होता है, k का k के साथ कर लीजिए, i का i के साथ, तो क्या हो जाएगा 4, ये ik डॉट ik, तो क्या हो जाएगा w इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 2, ik डॉट ik क्या हो जाएगा ik डॉट ik, अब क्या होगा प्लस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा 3 इंटू, देखिए j क्यूब डॉट, तो 3 इंटू 1 j क्यूब डॉट j क्यूब, हाँ देखिएगा ये क्या होगा k क्यूब का यहाँ टर्म्स है क्या नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा प्लस 0, कंफर्म, यहाँ कुछ नहीं कंपोनेंट मतलब 0 कंपोनेंट है, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 8 i क्यूब डॉट i क्यूब 1, i क्यूब डॉट i क्यूब क्या होता है 1, j क्यूब डॉट j क्यूब 1, k क्यूब डॉट k क्यूब 1, तो i क्यूब डॉट i क्यूब 1, 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 जूल, तो अपना हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, कंफर्म। वो हम आशा करते हैं कि आपको पूरी समझ में आया होगा लेक्चर, ठीक है, थैंक यू सो मच।